खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद, आपकी खबर। ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास और एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि नूह में हुई हिंसा के पीछे आखिर वो कौन सी छोटी वजह थी जिसके बाद पूरा का पूरा इलाका हिंसा की आग में जल उठा। साथ ही उस शख्स के बारे में भी बताएंगे जो इस हिंसा की अहम कड़ी माना जा रहा है। इसके बाद आपको दिखाएंगे आज की उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में ऐसा क्या खास हुआ कि योगी आदित्यनाथ के सभी मंत्रियों को शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। ये पूरी खबर होगी। 7:24 पर आपको दिखाएंगे आखिर यूपी के बलरामपुर में एक बेटी हैवानों से अपनी आबरू बचाने के लिए कैसे भागती नजर आ रही है। वहीं इन हैवानों का पुलिस ने किस तरीके से हिसाब किया वो बताएंगे। 7:30 पर आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने अब अपनी खूंखार पलटन बीएटी के साथ मिलकर भारत में किस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की है। करीब 2 साल की खामोशी के बाद हरियाणा के नूह में एक बार फिर हिंसा की आग भड़क उठी है। छतों से पत्थरों की बरसात, कांच की बोतलों से हमला। क्या यह अचानक फूटा गुस्सा था या पहले से रची गई साजिश? क्योंकि जिस तरह सड़क पर गाड़ी खड़ी करने के बहाने हिंसा भड़की वो किसी के गले नहीं उतर रही। जरा सोचिए, इतनी मामूली सी बात पर नूह जल उठा, लेकिन किसके इशारे पर? आखिर दंगे की कहानी और पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जरा समझिए। हिंसा की पूरी कहानी समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। कैसे पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ, फिर लड़ाई ने मजहबी रंग ले लिया। अकेले समर पर किस तरह ईंट पत्थरों से हमला हुआ और धीरे धीरे पूरा मुटका गांव आगजनी और पत्थरों की चपेट में आ गया। दंगा इस सोच के पीछे वो साजिश सुलग उठी जिसे महीनों से नहीं सालों से बुना जाता रहा होगा। ये जो रोड आप देख रहे हैं, जो कि सीधा जो है मेवात की तरफ से आने वाला ये पूरा रास्ता है, इस रोड पर गाड़ी खड़ी थी और तभी इसी बीच में एक शख्स आता है जिसके पास अपनी बाइक होती है और वो कहता है कि अपनी कार को यहाँ से हटा लो। समर ने इसरा से बस इतना ही कहा था कि तभी इसरा ने एक इशारा दिया और उसके बेटे समर पर टूट पड़े। बस इसके बाद तो ऐसी अफवाह फैली जिससे पूरा गांव जल उठा। यहाँ पर ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक टायर और पंचर की दुकान थी जिसको कि सबसे पहले आग के हवाले किया गया। इसके बाद तो हालात इतने बिगड़े कि राजस्थान बॉर्डर के थानों की पुलिस भी बुलानी पड़ी। डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। हालांकि तनाव अब भी बरकरार है। नूह हिंसा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा है कि समर पर हमले के दौरान मस्जिद से ऐलान किया गया और हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई में जुटने की अपील की गई। यानी निजी लड़ाई को मजहबी रंग देने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल हुआ। आरोप के मुताबिक मस्जिद से ऐलान होते ही पूरे गांव के मुसलमान इकट्ठा हो गए और हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा, पूरी सोची समझी साजिश के तहत। इन्होंने तुरंत ही अपने दोनों मस्जिदों में ऐलान करवा दिया और हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना दिया कि फटाफट आ जाओ सब भाई हो, अपने बेरबान निर्बान सबन लेकर, लेडीजों को लेकर, और लोग ऐसे ऐसे मुस्लिम मतलब हिंदुओं को मारेंगे। और क्या नाम है, नूह हिंसा जो हुई थी 2 साल पहले, उससे तो ये बच गए पर आज नहीं बचने देंगे इनको। यानी जैसे ही ये ऐलान हुआ आसपास के मुस्लिम जमा होने लगे तो जाहिर सी बात है खबर हिंदुओं तक भी पहुंची और मुटका गांव हिंदू वर्सेस मुस्लिम की आग में जल उठा। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात है इस दंगे का पुरानी नूह हिंसा से कनेक्शन। हमारा गांव में जो उनका मुस्लिम उन्होंने मस्जिद में ऐलान करने से पूरा बहुबल से मुसलमान सबके सब आ गए और उन्होंने उसका घर उस पे रोड पे पड़ता है। उन्होंने पथराव पहले से ही तैयारी थी उनकी, क्योंकि उनके जब से नूह हिंसा हुई हुए हमसे रंजिश रखते हैं। अगर ये आरोप सच है तो सोचिए ये कितनी गहरी साजिश हो सकती है। हो सकता है कि पार्किंग विवाद एक बहाना भर हो और ये उस दंगे का बदला हो जिसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई थी। नूह हिंसा का मस्जिद कनेक्शन सामने आने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लगातार 2 घंटे पत्थरबाजी हुई। क्या बिना तैयारी के ये मुमकिन है? और अगर नहीं तो पत्थरबाजी का रिहर्सल कितने साल से चल रहा था? सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस निजी लड़ाई को मजहबी रंग दिया गया, क्या वास्तव में वो लड़ाई मजहबी थी? क्योंकि पत्थरबाजी का पैटर्न और पत्थरों से भरी सड़क की तस्वीरें किसी गहरी साजिश का इशारा है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंके जा रहे थे। ये जो बोतलें आप देख रही हैं, इन बोतलों का इस्तेमाल जो है छत से सीधा नीचे की तरफ किया जा रहा था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पत्थरबाजी में कश्मीर पैटर्न नजर आएगा क्योंकि यहाँ कश्मीर स्टाइल में बच्चों को आगे कर पत्थरबाजी कराई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि करीब 2 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी हुई
अब सवाल ये है कि इतने पत्थर अचानक कहां से आए? क्या हिंसा की प्लानिंग काफी पहले से कर ली गई थी? क्या प्लानिंग के तहत छतों पर पत्थर जुटाए गए थे? क्योंकि महज पार्किंग के विवाद में इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम देना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नूह हिंसा को लेकर एक और सवाल चर्चा में है और वो है हिंसा का अगस्त कनेक्शन। याद कीजिए 31 जुलाई 2023 की तारीख, जब 2 साल पहले भी इसी नूह में हिंसा फैलाई गई थी, यानी जुलाई का वो आखिरी दिन जिसका असली रंग अगस्त में दिखा। अब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये उसी ब्रजमंडल हिंसा का बदला लिया गया है और इसकी गवाही खुद वहाँ के हिंदू दे रहे हैं। जो हिंसा पहले नूह में हुई थी ना जी, उसका ये रजिस्टर रखते हैं। अभी 2 साल पहले नूह नल्लड़ मेडिकल में हमारी जो रथ यात्रा निकली थी, सारे हिंदू लोगों को इन लोगों ने सोच समझ के चालबाजी के साथ मारा था। हमारे कुछ हिंदुत्व के नाते उस मंदिर में पूजा अर्चना कर दी, इसलिए दुश्मनाई हमारे गाँव से। पुराना इतिहास देखा जाए, ये गांव लास्ट हरियाणा की सीमा पे है, इधर राजस्थान है। इनका रिकॉर्ड थाने में चेक किया जाए। पत्थर ऊपर दूसरी मंजिल पे कहाँ से आए? शीशे की बोतल कहाँ से आई? यानी 2023 के आखिरी जुलाई और अगस्त में जो हिंसा हुई थी, 2 साल बाद अगस्त में ही उसका बदला लिया गया। 2023 की हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इस बार हालात तो संभाल लिए गए, जान तो बच गई, लेकिन प्लानिंग 2023 जैसी हिंसा की थी। अब सवाल ये उठता है, अगर ये पुरानी हिंसा के बदले की साजिश थी, तो साजिश का मास्टरमाइंड सिर्फ इसरा ही है या कोई और? लखनऊ में आज देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा भी लिया। स्कूली बच्चों की लंबी कतार, एनसीसी कैडेट्स की सधी हुई चाल और बीच में सीएम योगी, जिनके साथ बच्चे कदम से कदम मिलाकर चले। मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकली। हर हाथ में तिरंगा और आंखों में देश के प्रति गर्व साफ दिखाई दिया। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से लखनऊ की सड़कों पर माहौल गूंज उठा। सीएम योगी ने बच्चों के साथ तिरंगा हाथ में लेकर सेल्फी ली और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा। तिरंगा यात्रा में सिर्फ कदम ही नहीं बढ़े, बल्कि देशभक्ति का जज्बा भी आगे बढ़ा, जो एक ही संदेश देती रही, तिरंगा हमारी शान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन बेहद खास है, क्योंकि सदन की कार्रवाई पूरे 24 घंटे तक लगातार चल रही है, जो आज सुबह 11 बजे से शुरू होकर कल सुबह 11 बजे तक चलेगी। इस सेशन में विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर खास चर्चा हो रही है और इसके लिए 24 घंटे का सेशन रखा गया है। और इतना ही नहीं, इसके लिए मंत्रियों की ड्यूटी भी शिफ्ट वाइज लगाई गई है। विधानसभा की नॉन स्टॉप कार्यवाही जारी है, जिसमें सरकार की ओर से विधानसभा में 28 और विधान परिषद में 18 मंत्री बोलेंगे। सदन में हर समय मंत्रियों की मौजूदगी के लिए 28 मंत्रियों का रोस्टर तैयार किया गया है। इसे 6 शिफ्ट में बांटा गया है और आज शाम 6 से रात 9 बजे तक 4 मंत्री मौजूद हैं, जिसके बाद रात 9 से 12 बजे तक 3 मंत्री शामिल रहेंगे। रात 12 से 3 बजे तक 4 मंत्री कार्यवाही में शामिल होंगे। वहीं सुबह 3 बजे से 6 बजे तक सबसे ज्यादा 8 मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 6 से 9 बजे तक 4 मंत्री शामिल होंगे और सुबह 9 से 11 बजे तक 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। ऐतिहासिक दिन है, 24 घंटे विधानसभा चलेगी। 2047 की जो विकसित भारत की कल्पना लोगों ने मन में सोची थी, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे अपना अपना विजन। सीएम योगी का लक्ष्य साफ है, उत्तर प्रदेश को विकास, निवेश और सुशासन में पूरे देश में नंबर 1 बनाना, और ये सत्र सीएम योगी के उस विजन की झलक है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर और ट्रस्ट गठन को लेकर जारी विवाद के बीच अब योगी सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है। दरअसल गोस्वामी समाज कॉरिडोर परियोजना के साथ ही न्यास के गठन का लगातार विरोध कर रहा था। यहां तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। लेकिन योगी सरकार ने अब इस मामले में एक नया अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास का गठन होगा। न्यास यानी ट्रस्ट में 11 नामित और 7 पदेन सदस्य होंगे। नए और पुराने अध्यादेश में अंतर की बात करें तो नए अध्यादेश में मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए लाया गया है, जबकि पुराना अध्यादेश मंदिर के प्रबंधन को लेकर था। नए अध्यादेश में ट्रस्ट में डीएम, एसपी, नगर आयुक्त जैसे सरकारी नुमाइंदे भी रहेंगे, जबकि पुराने अध्यादेश में मंदिर के प्रबंधन का जिम्मा स्वामी हरिदास के वंशजों और 360 सेवायतों के पास था। नए अध्यादेश के मुताबिक ट्रस्ट में गोस्वामी समाज के भी सदस्य शामिल रहेंगे और ट्रस्ट के सभी सदस्यों का स्नातनी होना अनिवार्य है। सरकारी अधिकारी गैर हिंदू हुआ तो उसके जूनियर को सदस्य नामित किया जाएगा।
अगले महीने से नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी के साथ गरबा पंडालों में भी रौनक बढ़ेगी। लेकिन इस बार हिंदू संगठनों ने गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर साफ-साफ चेतावनी दे दी है। पंडाल सजेंगे, ढोल बजेगा, लेकिन इस बार भाईजान एंट्री फ्री नहीं। सनातन धर्म समिति ने गरबा पंडाल में सख्त पहरा लगाने का ऐलान कर दिया। आधार कार्ड चेक करके और धर्मी को ना पहुंचे इसका ध्यान रखा जाए। आने वाले हर एक व्यक्ति के भारत प्रदेश पे यानी कपाल पे तिलक करना आवश्यक है। संगठन ने साफ कह दिया, दूसरे धर्म वालों को पंडाल में कदम रखने की इजाजत नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयोजकों को भी सख्त हिदायत दी। बाद में बोलते हमने तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, हमारे पास वक्त नहीं है, ये कोई गिला शिकवा चलेगा नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये सूचना है, सबको अमल करना होगा। यानी संदेश साफ है, नवरात्रि के गरबा में हिंदू परंपरा, हिंदू माहौल और हिंदू आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। कॉन्वेंट स्कूलों में धार्मिक प्रतीक चिन्हों के पहनने पर स्टूडेंट्स को मिलने वाली पनिशमेंट से जुड़ी खबरें तो अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे। अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ राजकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं के तिलक लगाने और कलावा बांधने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल पहुंचकर अपना विरोध जताया। यही नहीं, इन संगठनों ने स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का भी पाठ कर स्कूल प्रबंधन को चेतावनी भी दी। बच्चों का आरोप है कि स्कूल के गेट पर ही बच्चों को अपना तिलक मिटाना पड़ता है। हाथों में कलावा हो तो उसे कटवा दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सब लोग मैम के डर की वजह से टीका मिटा देते हैं और हम लोगों को मैम डेली बाहर निकाल देती हैं। मामला बिगड़ता देख स्कूल की प्रिंसिपल ने प्रदर्शनकारियों और पीड़ित बच्चों के साथ बैठक की और भविष्य में ऐसा न होने देने के लिए सभी को आश्वस्त किया। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि उन पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण करने का आरोप साबित हो चुका है। और एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 30 दिन के अंदर अवैध हिस्से को हटा लें। अगर तय समय में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो फिर बुलडोजर से इस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के घर पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। एसडीएम कोर्ट ने फैसला देते हुए उन पर धारा 9 के तहत उन पर 1,35,000 का जुर्माना भी लगाया गया। 1 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर की लंबाई में तो वो पोर्शन में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको दिया गया है। अगर 30 दिन के अंतराल में वो नहीं हटाएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाएगा। बर्क के घर के बाहर से कुल 151 वर्ग फीट एरिया हटेगा, जिसमें नीचे के फ्लोर में बने हॉल का आगे का हिस्सा और ऊपर वाली मंजिल के हॉल का ही हिस्सा भी शामिल है। वहीं बर्क इस फैसले को सियासी रंजिश से जोड़ रहे हैं। कोई चीज इस टाइप की सिर्फ राजनीतिक वजह से जोड़ करके इस टाइप की चीजों को अंजाम देना सरे से गलत है और इसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और उसको मानना प्रत्येक सरकार का, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन बर्क कुछ भी कहें, अगर 30 दिनों के अंदर उन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो योगी फोर्स का बुलडोजर चलना तय है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश पर अब विवाद बढ़ गया है। और यही नहीं, इसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल ठाणे की कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने 15 अगस्त को मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने का आदेश दिया, जिस पर महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक विवाद छिड़ गया। पक्ष और विपक्ष की पार्टियों ने इस फैसले का विरोध किया। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, ये लोग नहीं तय करेंगे कि वो क्या खाएंगे। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए, हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे। हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। वहीं 15 अगस्त को नॉनवेज बैन को लेकर एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने लिखा, 15 अगस्त को स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कठोर और असंवैधानिक फैसला है। ये नागरिकों के अधिकारों का हनन और खाने की आजादी का उल्लंघन है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई। अब देखना होगा कि 15 अगस्त से पहले इस आदेश को वापस लिया जाएगा कि नहीं। सलमान खान, कपिल शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज के साथ ही रैपर बादशाह भी अब गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए हैं। ज्यादातर मामलों में जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता रहा है, तो वहीं बादशाह के क्लब पर पिछले साल हुए हमले के मामले में गोल्डी बराड़ का नाम अब सामने आया है। पुलिस ने अब मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका कनेक्शन गोल्डी बराड़ से बताया जा रहा है। वैसे गोल्डी बराड़ भी कभी लॉरेंस गैंग से जुड़ा था, लेकिन अब अलग गैंग चला रहा है।
ऐसे में माना जा रहा है कि इस हमले की वजह वर्चस्व स्थापित करना भी हो सकता है। दरअसल ये हमला पिछले साल 26 नवंबर को हुआ था, जब हमलावरों ने बादशाह के चंडीगढ़ स्थित नाइट क्लब पर हमला किया था। बादशाह के 2 क्लबों के बाहर देसी बम से हमला किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स को क्लबों पर देसी बम फेंकते और भागते हुए देखा गया था। इन धमाकों से क्लबों के शीशे टूट गए थे। हालांकि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है। पति पत्नी के रिश्तों में लगातार बढ़ते तनाव के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि जीवन साथी चुनने के समय केवल सुंदरता ही प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, जीवन साथी में समझदारी भी होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पति और पत्नी के बीच विवाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पहले विवाह में 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई जाती थीं, लेकिन अब रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। आजकल आदमी सुंदर खोज रहा है, समझदार नहीं। सुंदर आदमी से ज्यादा महत्वपूर्ण समझदार आदमी होना बहुत जरूरी है। सुंदर हो या ना हो, यदि समझदार रहेंगे तो सफर लंबा होगा। समझदार नहीं होंगे, केवल सुंदर रहेंगे तो सफर बहुत छोटा होगा। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, समझदार साथी चुनो। सुंदर ही नहीं, समझदार भी होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुत्ते पर कार चढ़ाने को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और इसके बाद कुछ लोग एक अपार्टमेंट में घुस आए और उन लोगों ने अपार्टमेंट के अंदर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग अपार्टमेंट के बाहर कार को घेरकर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। हमलावरों से बचने के लिए कार सवार ने अपनी कार एक अपार्टमेंट में घुसा दी। इसी बीच कई हमलावर अपार्टमेंट में घुस आए और उस युवक को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद सभी हमलावरों ने उस युवक पर हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान उस युवक ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। हमलावरों ने उस पर जमकर लात घूंसे बरसाए जब तक वो युवक अधमरा नहीं हो गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कवर देती है, लेकिन इस योजना के तहत एक बड़ी गड़बड़ी का खुलासा उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ है, जहां CBI ने एक बड़े अधिकारी समेत कई लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी हुई है रिश्वत लेने के एवज में। सीबीआई की टीम ने CGHS के अतिरिक्त निदेशक, कार्यालय अधीक्षक और एक निजी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिन पर 50 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। निजी अस्पताल को DM पैनल होने से बचाने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। मेरठ में CBI की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां CBI की टीम ने CGHS के अपर निर्देशक अजय कुमार और कार्यालय अधीक्षक लगेश सोलंकी को रंगे हाथों 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह का गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा था, जहाँ निजी अस्पतालों को CGHS के नेटवर्क से बाहर करने की धमकी देकर जब तक पैसे ऐंठे जाते थे, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। आप अस्पताल क्यों जाते हैं? जाहिर सी बात है, डॉक्टर से इलाज करवाने। और अब आप जरा सोचिए, आप अस्पताल पहुंचे और इलाज कोई ओझा या तांत्रिक करने लगे। चौंकिए मत, ये कमाल बिहार में हुआ है। डॉक्टर गायब है, नर्स गायब है, वार्ड बॉय गायब है, बस मरीज है, ऑपरेशन थिएटर है और एक महिला तांत्रिक। सांप काटने के बाद लड़की अस्पताल पहुंची थी कि शायद एंटीवेनम दवाएं उसी जान बचा ले, लेकिन ये क्या, यहाँ तो तंत्र मंत्र के सहारे पूरा सिस्टम चल रहा है। तांत्रिक है, ओटी में झाड़ फूक करत रही है। ना वो तो नहीं कहिए, मुंह देख लिया ये पहली बार नहीं है जब सुपौल के सरकारी अस्पताल में ओझा इलाज करता दिखा हो। जरा पुरानी तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीरें देखने के बाद तो यही लगता है कि बिहार सरकार को डॉक्टरों की जगह ओझा की भर्ती निकालनी चाहिए। ओटी और अस्पताल बनवाने की जगह तंत्र मंत्र के ठिकाने बनाए, क्योंकि जब अस्पताल में भी ओझा को ही इलाज करना है तो करोड़ों खर्च करने का क्या फायदा।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां पहले दिव्यांग युवती को अगवा किया गया और फिर उसके साथ गलत काम किया गया। रात का वो मंजर सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसमें लड़की खुद को बचाने के लिए सड़क पर भागती है और आरोपी उसके पीछे दौड़ते रहे। घटना की जानकारी होने पर पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उससे पहले ये सीसीटीवी देखिए, जिसमें हैवानों से बचने के लिए लड़की सड़क पर भागती दिख रही है। बाइकें भी पीछे आती हुई दिखी, जिसमें एक पर इस बेटी के गुनहगार सवार थे। लड़की ने ऑरेंज कलर का सूट पहन रखा था। पूरी घटना जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के आवास पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। देखिए, दावा किया जा रहा है कि युवती बहादुरापुरा पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर रोते हुए मिली। इन हैवानों ने सोचा था कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद बच निकलेंगे, लेकिन योगी फोर्स ने 24 घंटे के भीतर इनका हिसाब कर दिया। जब योगी फोर्स का आमना सामना हुआ तो इन आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में योगी फोर्स की भी गोली चली और नतीजा देखिए, 2 गुनहगार अब ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। बलरामपुरा की बेटी का दर्द और दरिंदों का डर दोनों अब सबके सामने हैं। जिन हैवानों ने वारदात की, उनका हिसाब योगी फोर्स ने पूरा कर दिया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई छूट नहीं। प्रदेश भर में पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। 10 जिलों में मुठभेड़ हुई है और इसमें कहीं अपराधी घायल तो फिर कहीं जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। यूपी पुलिस का संदेश साफ है, अपराध करोगे तो फिर अंजाम तो भुगतना ही होगा। योगी फोर्स के एक्शन से बदमाशों की नींद उड़ गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से बदमाश के गैंग्स में दहशत है। बीते 24 घंटों में पुलिस ने शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसा। ये तस्वीरें उसी का सबूत है। बात मिर्जापुर की करेंगे। यहाँ योगी फोर्स की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 20-20 हजार के 2 इनामी अरेस्ट हुए। दोनों पर लूट के मामला दर्ज है। फिरोजाबाद में भी ऑपरेशन क्लीन का असर दिखा। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 शातिर गिरफ्तार किए गए। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश आमने सामने आए। जवाबी फायरिंग में शातिर गौक्ष के पैर में गोली लगी। योगी फोर्स ने मौके पर ही उसे काबू किया। आरोपी से पास से हथियार बरामद हुए। अपराध करने वालों के लिए अब यूपी की जमीन भी सुरक्षित नहीं। जहां बदमाश दिखे वहीं उनका ऑन द स्पॉट हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डिजिटल रेप मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। निजी स्कूल के गार्ड ने 2018 में 3 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया था। और इसी मामले में सूरजपुर जिला कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए आरोपी चंडीदास पर 24,000 का जुर्माना भी लगाया। डिजिटल रेप मामले में 9 गवाहों की गवाही, सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट अहम साबित हुई। दरअसल पूरा मामला 2018 का है, जब एक मासूम बच्ची स्विमिंग पूल में गई थी। उसी दौरान वहां पर मौजूद एक गार्ड ने उसके साथ में ये घिनौनी वारदात की थी। इस मामले में कोर्ट ने स्कूल को भी दोषी माना। अदालत ने स्कूल को 1 महीने के अंदर जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। इसका नाम चंडीदास था और उसको उसके इस कृत्य के लिए आजीवन की कैद माननीय न्यायालय ने सुनाई है। माननीय न्यायालय ने 10 लाख का जुर्माना स्कूल पे भी लगाया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा किसी अंग या चीज का जबरन इस्तेमाल कर सेक्स करना डिजिटल रेप कहलाता है। ये शब्द डिजिट और रेप शब्द से बना है। डिजिट का मतलब उंगली और अंगूठे से है। अंगुलियों या अंगूठे का इस्तेमाल कर डिजिटल रेप को अंजाम दिया जाता है। इसमें आरोपी पीड़िता के पास फिजिकली मौजूद होता है। मुंबई में कबूतरखाने को बंद करने के लिए कोर्ट के फैसले के खिलाफ धर्म युद्ध छिड़ गया है। पशु पक्षी प्रेमियों के साथ ही जैन समाज बीएमसी के कबूतरखाने को तिरपाल से बंद किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। आज दादर में इसी कड़ी में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। ये हंगामा है कबूतरखाने को बंद करने के खिलाफ। ये प्रदर्शन है उस कानून के खिलाफ जिसकी वजह से मुंबई के कबूतरखानों को बंद किया गया है। कबूतर को दाना डालने वाले और जैन समाज इसे दोबारा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वो कबूतरखानों पर तिरपाल को खोलने की मांग कर रहे हैं। जैन समाज के इस प्रदर्शन को लेकर अब मराठी एकीकरण समिति भी अब मैदान में है, जिन्होंने जय भवानी और जय शिवाजी के नारों के साथ दादर में प्रदर्शन किया। जैन समाजाने इकडे आंदोलन केलं, प्रशासनाचा निर्णय त्यावेळेला पोलिसांनी कसलीच कारवाई केली नाही। आज मराठी एकीकरण समिती प्रशासनाच्या समर्थनार्थ येते। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत दादर स्थित 100 साल पुराने जैन समाज मंदिर के पास की गई। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की को अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में जाकर पिज्जा खाना भारी पड़ गया। लड़की के भाई ने रेस्टोरेंट में दोनों को एक साथ बैठे देखा तो फिर लड़का भड़क गया और लड़की के दोस्त को यहीं जमकर पीट डाला, क्योंकि भाई को ये मंजूर नहीं कि उसकी बहन किसी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में जाए। ऐसे में जब उसने अपनी बहन को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा तो भड़क गया और रॉड से प्रेमी की जमकर पिटाई की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
कि एक लड़का और लड़की आराम से रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। तभी रॉड लिए एक शख्स इंटर करता है और सीधे लड़के पर वार कर देता है। इतना ही नहीं, उसके पीछे 3-4 लड़के और पहुंचते हैं और प्रेमी को जमकर पीटते हैं। थोड़ी देर बाद भाई प्रेमी को छोड़कर बहन की तरफ आता है और दनादन थप्पड़ बरसाने लगता है और उसके पीछे 3-4 लड़के बाल पकड़कर प्रेमी को बाहर ले जाते हैं। ये पूरी घटना हापुड़ के एक रेस्टोरेंट की है, जहां पिज्जा खाने पहुंचे प्रेमी और प्रेमिका की जमकर पिटाई हुई। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। 15 अगस्त को देश जब आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब सीमा के उस पार से मुनीर की सेना अपनी नापाक हरकतों को उसमें खलल डालने की कोशिश करती दिखेगी। और इस साजिश का एक नमूना आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में देखने को मिला, जब पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के अलर्ट जवानों ने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया। और इस घुसपैठ के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खिसियाहट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से मात खाने के बाद वो बौखला गया है। तभी तो अमेरिका की धरती से गीदड़ भभकी दे रहा है। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी के पास आर्मी कैंप पर हमला करने की कोशिश की गई। टिका पोस्ट के पास आतंकियों ने घुसपैठ और बैट ने अटैक की कोशिश की थी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। जब आज़ादी का जश्न पूरा भारत मनाने में है, यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, उसी बीच पाकिस्तान इस आज़ादी के महोत्सव में खलल डालने की लगातार साजिश रच रहा है, जो सुरक्षा बल यहाँ पर विफल कर रहे हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि छिपे हुए आतंकियों की तलाश की जा सके। भारतीय रेलवे अपने नाम कई नए कीर्तिमान दर्ज कर रहा है और अब इंडियन रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बनने वाला है। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब तक जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के पास ही हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से चलने वाली ट्रेनें थीं, लेकिन अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन ट्रैक पर उतरने वाली है। जिस ट्रेन की झलक आप देख रहे हैं, ये कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन है, जो जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। जींद गोहाना सोनीपत ट्रैक करीब 79 किलोमीटर लंबा है, जबकि शुरुआत में इसमें कुल 8 कोच होंगे। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित इस ट्रेन से केवल पानी और भाप निकलेंगे, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन ट्रेन फॉर हेरिटेज पहल के तहत रेलवे ऐसी 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 80 करोड़ रुपए होगी। इस ट्रेन को ईंधन देने के लिए जींद में 1 मेगावाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन प्लांट का निर्माण जारी है। यानी भारत में रेलवे की तस्वीर अब बदलने का वक्त आ चुका है। दिल्ली वालों को अब सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक आदमखोर घूम रहा है। शायद सुनकर आप मेरी बात पर यकीन ना करें और इसीलिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। बरसात के दिनों में बायोडायवर्सिटी पार्क से जंगली जानवरों का निकलना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह तेंदुआ दिल्ली के इतनी करीब खुला घूम रहा है। तस्वीरें सामने आने के बाद बुराड़ी के आसपास रहने वाले लोग खौफ में हैं, क्योंकि 1 महीने पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था, लेकिन अब तक वो आजाद घूम रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ न सिर्फ जंगल में है बल्कि खुले इलाकों तक आ चुका है। दरअसल बारिश के मौसम में ये खूंखार जानवर अपने शिकार की तलाश में अक्सर बाहर निकल आते हैं, जिससे खतरा काफी बढ़ जाता है। और इधर दिल्ली में ही गला घोंटू गैंग का आतंक भी देखने को मिल रहा है, जो सड़क पर लोगों को अपना निशाना बनाता है और कुछ ही सेकंड्स में लूट की घटना को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाता है। सड़क पर खड़ा शख्स मोबाइल चला रहा है, लेकिन तभी पीछे से बदमाश आया और एक झटके में गर्दन दबोच ली। हाथ इतने मजबूत, पकड़ इतनी सख्त की सांस रुकने लगी। व्यक्ति ने बचने की कोशिश की, लेकिन गला घोंटू गैंग के पंजे से निकलना नामुमकिन था। गिरोह के बाकी 2 गिद्ध पहले से मौके पर मौजूद थे, जिसमें एक सीधा पास आया और उसकी जेब से नकदी, पर्स सब लूट लिया, जिसके बाद 3 आरोपी स्कूटी से फरार हो गए, जिसके साथ ये घटना हुई। वो इतना डर गया कि वो बदमाशों को रोकने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। चंद सेकंड में पूरी वारदात, न चेतावनी न डर का नामो निशान। ये सिर्फ लूट नहीं, ये दिल्ली की सड़कों पर गला घोंटू गैंग की खुली दहशत है। दिल्ली से सटे नोएडा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक इमारत की 4थी मंजिल अचानक धू-धू कर जलने लगी। सूचना मिलने पर दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, घर में रखा सामान जलकर खाक हो चुका था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार विकराल लपटों ने पूरे फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। सामान धू-धू कर जल रहा है।
अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आग की लपटें सब कुछ जला देने पर आमादा है। दूसरी तस्वीर में पूरा घर धुएं से भर गया है। दूर दूर तक धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। ये घटना नोएडा के सेक्टर 113 इलाके के सरफाबाद की है। आग लगने के बाद जब दमकल की टीमें मौके पर पहुंची तो सकरी गलियों की वजह से उन्हें आग बुझाने में काफी दिक्कत आई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक पेट्रोल पंप में हुई मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। दरअसल पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल लेने के नाम पर दो बाइक सवारों में इस कदर कहासुनी शुरू हो गई कि दोनों एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करने लगे। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पेट्रोल पंप पर कतार में खड़े होने की वजह से शुरू हुए विवाद में एक शख्स घायल भी हो गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। हाईवे पर एक ट्रक ओवरलोड लेकर जा रहा था और चलते चलते ये ट्रक बीच रास्ते में ही पलट गया। ट्रक के पलटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्योंकि ट्रक ड्राइवर को इसका अंदाजा ही नहीं कि ट्रक ओवरलोड है, ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। वो अपनी धुन में ट्रक चलाए जा रहा है और आगे जाकर ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो बीच सड़क पर पलट गया। देखिए इस ट्रक की चाल को। खतरे से बेखबर ट्रक चालक इसे हाईवे पर दौड़ाए जा रहा है और ट्रक के पीछे चल रहा बाइक सवार अपने कैमरे में इस घटना को कैद कर रहा है। जाम में थोड़ी देर ट्रक रुकता भी है, लेकिन ट्रक चालक को अंदाजा नहीं लगता और ट्रक धड़ाम से पलट जाता है। पूरी घटना नासिक जिले के मनमाड़ की है, जहां पुणे इंदौर हाईवे पर चल रहा ओवरलोड ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक के आसपास कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। कर्नाटक के बेल्लारी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एटीएम में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे एक चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इस दौरान पुलिस की चोर के साथ हाथापाई भी हो गई। क्योंकि चोर वारदात को अंजाम देकर वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसी को धर दबोचा। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें चोर एटीएम में घुसता दिखाई दिया। उसने सबसे पहले एटीएम खोला और उसमें मौजूद कैश निकाल लिया। सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा था। तभी वहां पुलिस की एंट्री हो गई। पुलिस के जवान ने चोर को पकड़ने की कोशिश की, तभी उसने हमला कर दिया, जिससे दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसे छोड़ा नहीं। इसी बीच कुछ और पुलिसकर्मी पहुंच गए, लेकिन चोर भागने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करता रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिल्मी अंदाज में चोर के पकड़े जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपराधियों और पुलिस के बीच तू डाल डाल में पात वाला रिश्ता होता है। कभी पुलिस सुराग तलाशते अपराधियों तक पहुंच जाती है, तो कभी अपराधी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी एक चोर का पुलिस को चकमा देकर फरार होने का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक चोर गली में दौड़कर फरार होने की कोशिश में है, लेकिन उसकी कोशिश पर उस वक्त मंशा फिर जाती है जब मौके की नजाकत को समझते हुए उस गली में सफाई कर रहे सफाई कर्मचारी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। गली में भागते इस शख्स के पीछे भागती पुलिस को देख दोनों सफाई कर्मी एक्शन में आ जाते हैं। पहले तो वो उसे झाड़ू से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। इसी बीच पीछे मौजूद दूसरा सफाई कर्मी भी चोर को पकड़ने के लिए लपकता है, लेकिन चोर उससे भी बचकर आगे निकल जाता है। हालांकि बाद में चोर को पकड़ लिया जाता है। सुहेल नाम के इस चोर को पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। शिमला के रामपुर में बादल फट गया है। बादल फटने से दहशत में है स्थानीय लोग। रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जद में अगर कुछ भी आ जाए तो तिनके की तरह बह जाएगा। हालांकि जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर बादल फटा है और उसके चलते अचानक पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। मुंगेर में तो हालात और भी खराब हैं। यहाँ 200 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसकी गवाही दे रही है ये खौफनाक तस्वीरें। मुंगेर के लोगों में डर का माहौल है कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहता है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से मुंगेर के करीब 213 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नगर निगम के दर्जनों वार्ड भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात जानने के लिए ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जहां तक नजरें दौड़ाएं बस पानी ही पानी नजर आ रहा है।
नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर को छोड़ दें तो पूरे इलाके की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। खेत खलिहान भी पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। बिहार में गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। बेगूसराय जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। लोग जान की बाजी लगाकर इस सैलाब के बीच रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं, ताकि कहीं उन्हें सुरक्षित स्थान मिले और इस सैलाब से उनका पीछा छूटे। सिर पर सामान, आंखों में उम्मीदें और सैलाब के बीच जा रहे ये लोग तलाश कर रहे हैं किसी जगह है, क्योंकि गंगा की लहरों ने इनसे इनकी छत मकान सब छीन लिया है। गांव-गांव बाढ़ में डूबे हैं। इनके पास जो था सब तबाह हो गया। तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाढ़ का जो मंजर है काफी खतरनाक मंजर है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घर से लोग बेघर हो चुके हैं। जब जी न्यूज संवाददाता ने इनसे बात की तो इनकी आंखों से भी सैलाब फूट पड़ा और अंदर से निकली बेबसी। किसी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया तो किसी का घर बार बह गया। घर एकदम डूब गया। कहाँ बाल बच्चा सब कोई व्यवस्था नहीं है, सब निकल रही है घर से। न बैठने का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है। फूल भूखे मर रहे हैं। बिस्कुट खा कर रहे, पानी पी रहे। भूख 4 दिन भूखा ले, भूखे प्यासे भूख लगता है, पानी पी लेते हैं। पिछले 15 दिनों से बाढ़ का मंजर है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को गंगा की लहरों ने कैद कर लिया है। प्रशासन की व्यवस्थाओं से लोग खुश नहीं हैं। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश की वजह से इलाके में बाढ़ आ गई है और इसके चलते दर्जनों मकान नदी में समा गए हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई गांवों पर डूबने का खतरा तक मंडराने लगा है, क्योंकि नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि नदी के पास बने मकान पलक झपकते नदी में समा रहे हैं। उसमें मकान आधे से ज्यादा डूबा दिखाई दिया, जिससे ईंट पानी में गिरती नजर आई। देखते ही देखते पूरे मकान ने जल समाधि ले ली और लोगों को अपना सामान निकालने का भी वक्त नहीं मिला। भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ का असर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे उसके आसपास बसे गांव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गांव में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भर गया है और इतना ही नहीं, नदियों का जलस्तर लोगों को डरा भी रहा है। इसकी तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई। गंगा का ये रौद्र मंजर, जिसके सामने मिट्टी, पत्थर, सड़क सब कमजोर पड़ गए हैं। लहरें सिर्फ बह नहीं रही, निगल रही हैं। बहाव इतना तेज है कि पल भर में पक्का घर भी ढह सकता है। गंगा का पानी तटबंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। 1-1 इंच जमीन खिसक रही है। इस मंदिर को देखिए, जिसके पास तक मिट्टी का कटान हो चुका है। ऐसे में डर है कि कभी भी ये गिर सकता है। जो मंदिर है इसके पीछे वाले हिस्से में भी यही हालत है और ये कटाव बिल्कुल यहाँ पर है। गांव के गांव यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। जिनके घर किनारे हैं उनके लिए अब हर लहर मौत का पैगाम लेकर आ रही है। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, गंगा का वो रौद्र रूप है जो सबक भी देता है और तबाही भी लाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। सैलाब और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के कहर की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसमें तबाही का मंजर डराने वाला है, क्योंकि नदी में अचानक आई बाढ़ सब कुछ बहाकर ले गई। देखते ही देखते सामान्य सा दिखने वाला इलाका बर्बादी में बदल गया। तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए, जब ये लहरें तबाही बनकर आई होंगी तो हालात क्या रहे होंगे। पूरी सड़क टूटकर बिखर गई। लहरों में सड़क के टुकड़े पत्तों की तरह बह रहे हैं और सड़क के किनारे खड़ा ये पेड़ लहरों से मुकाबला करता रहा, लेकिन मंजर इतना खौफनाक था कि तेज बहाव में वो भी बह गया। लहरों के सामने जो भी आया उसे वो तिनके की तरह बहाकर ले गई। तबाही का ये खौफनाक मंजर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपरी इलाके हुंजा का है, जहां गुलमित गोजल में आई भीषण बाढ़ तबाही के खौफनाक निशान छोड़ गई। ऐसा लग रहा है कि बारिश के मौसम में गजराज का मूड खराब चल रहा है। उत्तराखंड हो या कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, हर जगह से हाथियों के हमले की तस्वीरें मिल रही हैं। ताजा मामला असम का है, जहां एक गुस्साए हाथी ने अचानक कार पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह हाथी ने हमला कर कार को पलट गया, फिर पैरों से उसे कुचलने लगा। हाथी ने जिस वक्त हमला किया आसपास लोग मौजूद थे। उन्होंने शोर मचाकर गजराज को दूर भगाया, तब जाकर कार में मौजूद लोगों की जान बची। चंद दिन पहले ही आपने देखा हरिद्वार के टोल पर किस तरह हाथी ने हमला किया, फिर जंगल में भाग गया। इसी तरह ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक भूखा हाथी सड़क पर आ गया और गाड़ियों से वसूली करने लगा, जबकि दूसरी जगहों से भी हाथियों के हमले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं।
अब पीछे बारिश है या कोई और वजह, लेकिन इतना तो साफ है आजकल गजराज का मूड जरा ठीक नहीं है। राजस्थान के जालौर में एक श्रद्धालु को ट्रैक्टर कुचलकर चला गया। ये घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु पेट्रोल पंप पर सो रहा था। इस हादसे में श्रद्धालु की मौत हो गई क्योंकि पेट्रोल पंप पर सो रहे श्रद्धालु के ऊपर से पूरा ट्रैक्टर गुजर गया। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ श्रद्धालु पिकअप में सोते नजर आए, जबकि एक श्रद्धालु ट्रक और पिकअप के बीच सोता दिखाई दिया। तभी वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पर सो रहे युवक को कुचलते हुए चला गया। ऊपर से ट्रैक्टर गुजरने के बाद युवक उठा और पिकअप में सो रहे साथियों को जगाया। इसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। साथियों ने आरोप लगाया कि इलाज नहीं मिलने की वजह से युवक की मौत हो गई। बताया गया कि श्रद्धालु अपने साथियों के साथ रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहा था। रात में सभी पेट्रोल पंप परिसर में ही सो गए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार दी और इस दौरान एक बाइक कार के नीचे फंस गई। कार तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने की जहमत नहीं उठाई और इस हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, एम्बुलेंस के जरिए इन घायलों को अमौली में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के हंडिया टोल प्लाजा में टोल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल भदोही से बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का काफिला टोल प्लाजा पार कर रहा था और इसी दौरान तकनीकी खराबी के चलते काफिले में शामिल एक वाहन पर बूम बैरियर गिर गया और इससे नाराज काफिले में शामिल सांसद के समर्थकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि मारपीट के बाद सांसद के समर्थकों ने अन्य सभी लाइनों के बूम बैरियर हटाए, सभी वाहनों के लिए प्लाजा फ्री कर दिया। बीजेपी सांसद विनोद बिंद के समर्थकों की दबंगई के खिलाफ अब शिकायत दर्ज कराई गई है। ये पूरी घटना 12 अगस्त यानी कल रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। सी न्यूज़।